तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, अगला टॉपिक जो है उसका, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। नाउ लोकोमोशन और मूवमेंट पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। हेडिंग जो है चैप्टर का जो जो टाइटल है, इसमें जरा फर्क समझ लेते हैं। क्या आप मूव कर सकते हो? अब ये इंग्लिश में इसकी मीनिंग समझते हैं। क्या आप मूव कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर हम मूव कर सकते हैं, हाथ पैर हिला रहे, सर हिला रहे, यस हम मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट तो क्या हो गई भाई? आपकी लोकलाइज मूवमेंट हो गई। मैं यहां इस जगह पे एक जगह बैठा हुआ हूं और फिर भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, राइट? ये तो लोकलाइज्ड हो गई ना। लेकिन अगर मैं अपनी जगह से उठ के चला जाऊं कहीं दूसरी जगह, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लोकोमोशन। तो इन दोनों शब्दों में फर्क है, इन दोनों वर्ड्स में एक्चुअली फर्क है। क्यों ये फर्क डिफाइन करना जरूरी क्यों है? आप पूछोगे ये फर्क डिफाइन करना, व्हाई इज इट नेसेसरी? तो यार देखो, मूवमेंट तो प्लांट्स भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, सब लोग करते हैं ना, है कि नहीं? प्लांट्स जो है, आप अगर पेड़ लगाओ, सनफ्लावर लगा दो आप, तो सनफ्लावर घूम जाता है ना टुवर्ड्स द सन। ये क्या है? ये मूवमेंट नहीं है? मूवमेंट है। लेकिन सनफ्लावर क्या जमीन से बाहर निकल के चल के कहीं जा रहा है? नहीं। प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट तो दिखाएंगे, लोकोमोशन नहीं दिखा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट? तो उनको हम बोलते हैं कि भाई वो एक जगह पे फिक्स्ड हैं, और फिक्स होने के बावजूद वो क्या दिखा रहे हैं? हमको मूवमेंट दिखा रहे हैं। दैट इज टुवर्ड्स द सनलाइट वो ग्रो कर रहे हैं, या फिर जो रूट्स है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड यानी कि टुवर्ड्स द वाटर सोर्स वो ग्रो कर रहे हैं, है ना? तो प्लांट्स में मूवमेंट तो दिखती है, बट लोकोमोशन एक्चुअली अगर आप देखो तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखता है। हाँ, स्मॉलर माइक्रोब्स में आपको लोकोमोशन किससे दिख रहा था? सीलिया फ्लैजेला, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना? मोटाइल ऑर्गेनिज्म, हमने ये वर्ड यूज किया है बच्चों स्टार्टिंग में। कौन से? मोटाइल ऑर्गेनिज्म, जो मोशन दिखाएं। देखो, मोटाइल कम्स फ्रॉम द वर्ड मोशन, राइट? तो बैक्टीरिया या जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास अगर सीलिया फ्लैजेला है तो वो लोकोमोशन दिखाते हैं। मतलब वो फिजिकली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये लोकोमोशन है। और अगर एक ही जगह बैठे बैठे वो छोटे मोटे लोकलाइज मूवमेंट्स कर रहा है, हिल डुल रहा है, तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। तो दोनों वर्ड्स में फर्क समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस। अच्छा, तो लोकोमोशन, हमारा जब फोकस लोकोमोशन स्टडी करने पे रहेगा तो हम एक्चुअली ज्यादा करके हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स की बात कर रहे होंगे। जैसे आपका लोकोमोशन, अगर मैं ह्यूमंस का लोकोमोशन की बात करूं, हमारा, आपका मतलब हमारा, मैं भी ह्यूमन हूं यार, हाँ मैं भूल जाता हूं। तो हमारे लोकोमोशन की अगर मैं बात करूं तो हम हाथ पैर यूज करके, हाथ तो नहीं बट हम लोग पैर यूज करके चलते हैं, और है ना, हमारा जो मूवमेंट है ओवरऑल वो हमारे लिम्स पे, अपेंडेजेस पे डिपेंडेंट है, स्केलेटन पे डिपेंडेंट, राइट? तो हमारे केस में हम लोग उनकी बात करेंगे। और मूवमेंट इज अ जेनेरिक टर्म, इज अ जनरल टर्म वेयर स्मॉल लाइक चेंजेस इन पोस्चर एंड एवरीथिंग, वो मूवमेंट हो गया, ठीक है? तो ये टाइटल तो समझ में आ गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन, लाइन बाय लाइन डिस्कशन। क्या है? देखो, मूवमेंट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर, ठीक है, वाइड रेंज, यस। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट। हमने ये देखा था जब हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, मैंने कहा था कि यार साइटोप्लाज्म एक जगह नहीं रहता, उसकी साइक्लिक ऐसे मूवमेंट होती रहती है। ये मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म की कैसे हो जाती है, पूरी ऐसे स्ट्रीमिंग यानी कि इसकी साइक्लिक मूवमेंट होती रहती है। साइटोप्लाज्म एक जगह स्टेबल रहता है क्या? नहीं, वो हिलते डुलते रहता है। इट्स लाइक द सर्फेस ऑफ, जैसे पानी का सर्फेस कैसा, उसमें मूवमेंट्स आपको दिखती है, रिपल्स, ठीक उसी तरह। तो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। ये मार्क करके रखो, किसमें दिखेगा आपको? लोअर और एकदम लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म वगैरह, अमीबा वगैरह में दिखेगा। सीलिया फ्लैजेला पता ही है। टेंटेकल्स मतलब जैसे वो इसके पास होती है ना, जेलीफिश वगैरह के पास होती है, हाइड्रा के पास होती है टेंटेकल्स, बाल जैसे जो स्ट्रक्चर, राइट? ये सब भी क्या बोलते हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन बीइंग्स में लिम्स, हाथ और पैर, ठीक है। हमारा जॉ भी मूव करता है, जबड़ा मूव करता है। कौन सा वाला? लोअर वाला कि अपर वाला? कौन सा जबड़ा मूव करता है, अपर या लोअर? ओनली लोअर, ठीक है। ये नोट करके रख लेना। हमारा जो मैग्जिला है, क्या है हमारा?
मैक्सिला એટલે अपर जॉ, मैक्सिला मीनिंग अपर जॉ, और मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ। मैक्सिला और मैंडिबल, स्पेलिंग बरोबर लिखना, मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ। इन दोनों में से मूवेबल कौन सा है? ये वाला मूवेबल है और ये वाला फिक्स्ड है। आपका मैक्सिला किसके साथ फिक्स्ड है? आपके स्कल के साथ। ये नहीं हिलता, सिर्फ लोअर वाला हिलता है। मूवेबल जॉ कौन सा है? तो कोई आपको पूछेगा विच इज द मूवेबल जॉ बोन, आंसर विल बी मैंडिबल, आंसर विल बी मैंडिबल। ठीक है, हमारे दो जॉ बोन्स, अपर एंड लोअर। ठीक, जॉज हो गए, आईलिड्स हो गए ऑब्वियसली, है ना, टंग ऑफ कोर्स, यस। तो ऑल दीज आर अगेन छोटा छोटा चेंजेस, मूवमेंट्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट लोकोमोशन, बेसिकली इट्स अ वॉलेंटरी चेंज इन पोजिशन। सम ऑफ द मूवमेंट्स, देखो ध्यान से, इसको पढ़ो, सेंटेंस को क्या लिखा है। सम मूवमेंट्स विल रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। व्हेन दिस इज वॉलेंटरी इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा ना, मैं यहां से उठ के चला जाऊं कहीं और, पूरी की पूरी बॉडी को डिस्प्लेस कर दूं, तो इसको बोलेंगे लोकोमोशन। चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ वॉलेंटरी प्रोसेस। तुम खुद उठ के जाओगे, तो मेरे को कोई उठा के लेके चला जाए तो इसको लोकोमोशन बोलेंगे क्या? नहीं, तुमको कोई उठा के ले जाएगा तो उसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। आप जब खुद से जाओगे, वॉलेंटरीली जाओगे, तब उसी को आप डिफाइन कर सकते हो एज लोकोमोशन। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह, ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट्स में आ जाते हैं। किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है लोकोमोशन? लाइक जैसे कि इन पैरामीशियम वी हैव सीलिया। पैरामीशियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, हमने बात की हुई है, आपको पता है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे सीलिया बने होते हैं, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं ना सीलिया, पता है सबको। तो पैरामीशियम में क्या है? सीलिया है। सीलिया नॉट ओनली लोकोमोशन में हेल्प करता है, साथ साथ वो मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स ऑफ पैरामीशियम में भी हेल्प करता है। ये एक अलग पॉइंट है, इसको पहले एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट मार्क करके रख लो, यूनिक पॉइंट है। क्योंकि यहां पर जब हमने पहले इसके बारे में बात की है, पैरामीशियम के बारे में, आपके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एकदम बेसिक चीजों के, तब वहां पर हम लोगों ने मेन फोकस किया था, सीलिया का पर्पस क्या था उसमें? सीलिया का पर्पस क्या था वहां पे? लोकोमोशन था। बट यहाँ पे एक और पर्पस पता चला ना, क्या? पैसेज ऑफ फूड। आपके बॉडी में, आपके बोल रहा हूं, हमारे बॉडी में सीलिया कहां होते? यहाँ पे कहां? दाढ़ी में नहीं रे, अंदर। जब खाना खाते वक्त कभी ऐसा होता ना आपके साथ कि खाना विंड पाइप में चला गया, तो क्या होता है? खांसी आती है, सीलिया विल बीट आउट द फूड। ठीक है, आगे इसके बारे में भी पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है हाइड्रा का। तो हाइड्रा के पास टेंटेकल्स होते हैं जो खाने को पकड़ने के लिए काम आते हैं और लोकोमोशन के भी काम आते हैं, दोनों काम आते हैं। Hydra can use its tentacles to capture the prey and also for locomotion, right? So all locomotions are movements, but all movements are not locomotions. क्या ये sentence valid है ना? कि यार देखो, मैं यहाँ पे ऐसे अपना हाथ हिला रहा हूँ, ये मूवमेंट है, बट इससे मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैं उठ के गया तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, ये लोकोमोशन है। तो ऑब्वियसली all locomotions are actually type of movements, but all movements need not be locomotions. Methods will depend on the habitat and the demand of the situation of all these things are nonsense. ठीक है, ये पहले पैराग्राफ में से सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिलेंगे। एक डेफिनेशन है, एक छोटा सा पैरामीशियम के बारे में पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है कि भाई ये करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये टाइप आ जाएगा। All locomotions are movements, but all movements are not locomotions. अगला पैराग्राफ क्या बोलता है? टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अगेन अभी हम लोगों का प्राइमरी
जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ह्यूमन बॉडी। मैं फिर से कह रहा हूं इस चैप्टर में, क्योंकि मूवमेंट की रेंज जो है, जो स्टडी की रेंज, वो तो बहुत वास्ट है। वी आर नॉट कंसर्न विद मूवमेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारे जितने भी सेल्स हैं they will show mainly three different types of movements, that is amoeboid, ciliary and muscular. Now please don't get confused, amoeboid का मतलब ये नहीं कि अमीबा के सेल की बात हो रही है। ह्यूमन बॉडी के सेल्स उस तरह की मूवमेंट दिखा सकते हैं जैसे अमीबा के सेल्स दिखाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमारे बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स हैं which will show the type of movement that is actually originally seen in अमीबा। तो अमीबॉइड इस शब्द का मतलब होता है अमीबा लाइक। ऑइड का मतलब लाइक होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। अमीबा के जैसे मूवमेंट अगर करें तो अमीबॉइड। सीलियरी तो मतलब सीलिया की हेल्प से कर रहे हैं, और मस्कुलर मतलब मसल्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो सीधी बात है। अगेन इसमें मेजर फोकस मसल्स पे रहेगा इस चैप्टर में। चलो तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, हमारे बॉडी में दो टिपिकल ऐसे सेल्स हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, मार्क करो। मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, दे शो व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट बच्चों? अमीबॉइड मूवमेंट। अब नाउ व्हाट आर मैक्रोफाजेस एंड व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? नाम से ही पता चल रहा है, बहुत इजी सिंपल। मैक्रोफाज, मैक्रो मीन्स लार्ज, फाज PHAGE, फाज मीन्स टू, फैगोसाइटोसिस बताया था ना, फाज और फैगो मीन्स टू ईट। तो फाज मीन्स टू ईट। तो मैक्रोफाज, दे आर लार्ज सेल्स that are going to eat the organism. Which organism they are going to eat? आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, मैक्रोफाजेस उनको खा के खत्म करेंगे, ठीक है। ये वन ऑफ द रोल्स है। मेजर दूसरा रोल है कि भाई कोई डैमेज सेल है, इंजर्ड सेल है, खराब हो गया, कचरा कबाड़ पड़ा हुआ है, उसको भी मैक्रोफाजेस क्या करेंगे? खा पी के हजम कर डालेंगे। तो मैक्रोफाजेस का मेनली काम यही है, ठीक है ना। और ल्यूकोसाइट्स तो आप सब लोग को मालूम है, ल्यूकोसाइट्स क्या है? तो दीज आर लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स, ऐसा लिख दूं, लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स, इसको मैक्रोफाजेस बोलते हैं, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स तो मतलब आप लोगों को मालूम ही है क्या होते हैं? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज अ नेम फॉर ल्यूकोसाइट्स। जैसे रेड ब्लड सेल होता है RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल, सॉरी, एंड ल्यूकोसाइट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये दोनों क्या दिखाते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं। ये अमीबॉइड मूवमेंट कैसा है? इट इज कॉज्ड बाय सूडोपोडिया। जैसे अमीबा के पास ये जो एक्सटेंशंस हैं, इनको आप सूडोपोडिया बोलते हो ना, फॉल्स फीट, इसके बारे में भी डिटेल में बात की हुई है हमने। तो जो ये सूडोपोडिया जैसे इनके प्रोजेक्शंस है, सेल साइटोप्लाज्म के प्रोजेक्शंस जो निकलते हैं, वैसे ठीक उसी तरह ये सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में, ये भी उसी तरह का मूवमेंट दिखाते हैं। साइटोस्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में, नहीं सॉरी नॉट बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में साइटोस्केलेटन के बारे में, जहां पर माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं, है ना। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। जो हमने सीलिया फ्लैजेला का डिटेल, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक डायग्राम ऐसे बना के दिखाया था जहां पर वो 9+2 अरेंजमेंट था और 3-3 के माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे लगाए हुए थे, राइट। और उसके बारे में हमने ये बोला था कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो साइटोस्केलेटल सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। ये तो हुआ अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जांपल, छोटा सा 4 लाइन ही है उसके बारे में। उसके बाद आते हैं सीलियरी मूवमेंट्स में, यानी कि सीलिया के हेल्प से जो हो रही है, तो हमारी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है। सीलियरी मूवमेंट हमारे कहाँ होता है? इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में, मतलब कि इंटरनल ऑर्गन्स है ऑफ कोर्स, और वो ट्यूबुलर ऑर्गन्स में ही पाया जाएगा, यानी कि जो भी ऑर्गन्स का शेप ट्यूब लाइक है। कैसा है? शेप ट्यूब लाइक, ट्यूबुलर ऑर्गन्स। जैसे कि फीमेल्स में आप फैलोपियन ट्यूब बोल लो,
है ना। फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स में होता है ना। और सबसे मेन तो हमारा जैसे कि ट्रेकिया हो गया, विंड पाइप, वो तो दोनों में होता है ना, ह्यूमंस में होता ही है ऑफकोर्स, मैमल्स में ज्यादा करके पाया जाता है। ठीक है, तो ट्रेकिया हो गया हमारा, विंड पाइप, फूड पाइप, जो भी पाइप लाइक या ट्यूब लाइक आपको ऑर्गन्स मिल रहे हैं, उनके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, उनके अंदर आपको सीलियरी मूवमेंट देखने मिलेगा। क्यों देखने मिलेगा सीलियरी मूवमेंट? बिकॉज इनकी जो लाइनिंग है, इन ट्यूब्स की जो लाइनिंग है, वो किससे बनी हुई है बच्चों? वो बनी हुई है सीलिएटेड एपिथीलियम से। तो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में लाइनिंग किसकी बनी होती है? सीलिएटेड एपिथीलियम की बनी होती है, इसीलिए इनके अंदर सीलियरी मूवमेंट दिखती है। एक एग्जांपल देखो, डायग्रामेटिकली समझो कि समझो ये आपका विंड पाइप है, ठीक है, ये गंदी सी डायग्राम है, समझो ये आपका विंड पाइप है। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया आपका विंड पाइप, ठीक है ना, जो यहां होता है आगे, ठीक है, आपका फूड पाइप पीछे होता है, विंड पाइप आगे होता है। अब समझो जो बचपन से आप सुनते आ रहे हो, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी, है ना, आपके मम्मी डैडी चिल्लाते हैं ना, वो क्यों है? क्योंकि जब अपन खाना खा रहे हैं, सो फूड पाइप इज ओपन फॉर टू रिसीव द फूड, है ना, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग योर विंड पाइप इज ओपन फॉर यू टू be able to speak. When both these are open at the same time, what sometimes happens? Food bolus, the bolus of food, खाने का जो निवाला है वो कहाँ चला जाता है गलती से? विंड पाइप में चला जाता है, तो तुरंत आपको खांसी आती है। वो खांसी बेसिकली आती है, वो क्या है मालूम है? अंदर की जो एपिथीलियम है ना, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्रश लाइक, ऐसे बाल जैसे छोटे छोटे सीलिया की पूरी क्या लगी हुई है? लाइनिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सीलिया की पूरी एपिथीलियम की लाइनिंग लगी हुई है। तो समझो यहाँ पे बोलस ऑफ फूड चला गया, तो ये क्या करेंगे? सारे के सारे सीलिया इसको स्वीप करके, ऐसा झाड़ू मार के बाहर निकालेंगे। तो आपको ये जो खांसी होती है ना, ये बेसिकली दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड दे आर पुशिंग द फूड आउट। क्या आप समझ पा रहे हो? तो सारे सीलिया एक जैसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, जैसे झाड़ू के जो बाल होते हैं ना, वैसे झाड़ू मीन्स ब्रूमस्टिक, है ना, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलेंगे, जिससे कि फूड का बोलस जो है वो ट्रेकिया से बाहर आ सके। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे? राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, और इस सीलिया के मूवमेंट से हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर कोई चीज अगर है तो उसका मूवमेंट होगा। सेम वे जैसे ओवम है, अगर फैलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं, ठीक है, और ओवरी यहां पर है, ठीक है, इसके फिम्ब्रिये होते हैं, फिर यहां से ओवम जाता है, तो ओवम की मूवमेंट करने के लिए भी आपके पास अंदर क्या है? सीलिया लगे हुए। अगेन वो धीरे 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 थोड़ा ऐसे ऐसे करके ओवम को आगे लेके आएंगे, है ना। तो ये इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में क्या, किसका रोल है? सीलिया का रोल है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज सिर्फ एक दो सीलिया से काम नहीं चलेगा, सारे सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एक डायरेक्शन में करेंगे, तब जाकर रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, है ना, ये ट्रेकिया में से बाहर आ सकते हैं। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको दी, आई होप ये समझ में आया। अब यहां पर ये दो तो बहुत सिंपल थे, जैसा मैंने कहा कि अमीबॉइड और सीलियरी के बारे में दो दो तीन तीन लाइन है, कुछ नहीं है। मेन है हमारा मसल मस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे लिम्स हो गए, जॉज हो गए, टंग हो गए, सब जो सारे के सारे ये मसल मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली कितनी मसल्स होती है? हमारे पास बोन्स कितनी है और मसल्स कितनी है? ये एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ये जनरल नॉलेज ही है एक्चुअली, बट फिर भी कई बच्चों को ये नहीं पता होता। हमारे अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी होती है? तो बोन समझो न्यूबॉर्न की बात करें और एक अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में हमारे पास होती है, थैंक यू टू मुन्ना भाई कि उन्होंने बताया था, तो सब बच्चों को पता होता है, 206 टाइप का तो सिर्फ हड्डी है, 206 बोन्स। न्यूबॉर्न में अराउंड 300 होती है। कितनी होती है? 300। मसल्स जो है हमारे पास
मसल्स में ऐसा कुछ न्यूबॉर्न और अडल्ट का कोई डिफरेंस नहीं है. अराउंड 600 मसल्स होती है. नाउ द प्रिसाइज नंबर गिवन इन मेनी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स इज 630. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्चुअल नंबर, बट अराउंड 600 to 630 मसल्स, दैट इज द मसल का फिक्स नंबर नहीं है. 600 to 630 इन मेनी बुक्स इज गिवन. यस, सो नंबर ऑफ मसल्स कितनी हमारे बॉडी में? 600 to 630. और हमारे अडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स है? 206. और न्यूबॉर्न बॉडी में कितनी बोन्स है? 300. इसका ये मतलब है कि अडल्ट्स में एक्चुअली न्यूबॉर्न से कम बोन्स है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बोन्स है जो 2 या 3 पार्ट्स में होती है, लॉन्ग बोन्स, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो बोन्स ज्वाइन होके सिंगल बोन हो जाती है, तो इसलिए नंबर कम हो जाता है. बात समझ में आ रही है? अब आते हैं ऊपर वापस. तो हमारे केस में मसल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर मूवमेंट. ठीक है, बोन्स क्यों लिखा मैंने, अभी आऊंगा उस पर मैं. अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है मसल की? कोई आपको पूछे कि यार मसल टिश्यू की मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलोगे द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. मसल टिश्यू की एक ही ढंग की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको इतना इंपॉर्टेंस है, एंड दैट इज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब मसल का जो सेल है या जो टिश्यू है वो अपनी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है. यही उसकी प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो लोकोमोशन में यूज होता है. देखो सेंटेंस क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल मेक्स इट इफेक्टिव फॉर लोकोमोशन. क्या ये बात समझ में आई? yes. तो ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ हमारे लिए नहीं. अब चीता है, तेज भागता है, द फास्टेस्ट लैंड मैमल, यू नो दैट इज चीता, राइट? या एलिफेंट है, या चूहा है, या कोई भी है, ये सब भी तो मसल से ही काम कर रहे हैं, तो हम अकेले थोड़ी मसल्स वाले. ठीक है, तो कोई भी हायर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज वैलिड है. लोकोमोशन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिविटी चाहिए. क्या चाहिए? कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिविटी, पहली बात. बट उसके साथ साथ व्हाट यू नीड इज स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम भी. तो लोकोमोशन में 3 सिस्टम काम कर रहे हैं. एक आपके सारे मसल्स का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, सारे मतलब मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है. दूसरा आपका स्केलेटल सिस्टम. अब समझा मैंने बोन्स क्यों बोला, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम भी साथ साथ काम करेगा लोकोमोशन के लिए. और ऑब्वियसली आपका ब्रेन यानी कि आपका न्यूरल सिस्टम. जब तक मेरा ब्रेन वॉलेंट्री कमांड नहीं देगा कि भाई उठो और जाओ, तो मैं अपने आप तो नहीं जाने वाला ना, राइट? ओके, सो मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल, ये तीनों चीजें जब साथ में काम करती है तब आपका लोकोमोशन होता है. और ये चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं मसल्स, स्ट्रक्चर और उनके कॉन्ट्रैक्शन, और थोड़े बहुत स्केलेटल यानी कि बोन के एस्पेक्ट से. मेजर फोकस हमारा मसल्स पे होगा, थोड़ा बहुत हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यूरल के लिए एक अलग चैप्टर ही डेडिकेटेड है, नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज मसल. ठीक है, मसल के लिए आप सबसे पहले एक पॉइंट लिख के रख देंगे कि जो टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं वो है सार्को. मसल के लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हम लोग? सार्को. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बच्चों एक लिस्ट लिख के दी हुई है, आपको याद होगा तो. जैसे कि किडनी के लिए अपन क्या यूज करते हैं? रीनल. लिवर के लिए हेपेटिक. बोन के लिए ऑस्टियो, है ना? ठीक उसी तरह मसल के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? व्हाट इज द टर्म? सार्को. तो ये वर्ड देख लो तो आप समझ जाओ कि अच्छा मसल की बात हो रही है. अगर ये वर्ड देख लो तो समझ जाओ कि मसल की बात हो रही है. जैसे अगर मैं बोलूं सार्कोप्लाज्म, तो इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे कि अच्छा सर इज टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, है ना? या मैं बोलूं सार्कोलेमा, तो आप समझ जाओगे अच्छा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल. लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, ये बता चुका हूं. तो सार्को वर्ड से आपको बहुत सारी चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, हमेशा याद रखना. मैं आप लोगों को ये प्रीफिक्सेस हमेशा बताते रहता हूं ना कि यार ये टर्म का ओरिजिन यहां से आया, उससे आपको याद रखने में आसानी होती है. चलो, तो मसल बेसिकली सार्को. ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला कहां से बने थे?
आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बने थे। ये ऑलरेडी चैप्टर 8 में हम लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से वो सेम वाई वापस रिपीट करेंगे। देखो फ्लैजेलर मूवमेंट जो है वो स्विमिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मूवमेंट में ये भी बोला था कि स्पर्म के पास ये फ्लैजेला कैसा होता है, एक टेल के फॉर्म में होता है, टेल के फॉर्म में, है ना। तो ये जो फ्लैजेलर मूवमेंट है ये स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और इन प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना में भी फ्लैजिले होते हैं, है ना। ये तो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होगी। पर मसल क्या है? मसल एक एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की या फिर कोई एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है? तो भाई सबसे पहली चीज ये कि मसल जो है वो एक्सटेंशन नहीं है, मसल अपने आप में एक अलग से डेवलप हुआ स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो मसल जो है वो सीलिया फ्लैजिला से एकदम अलग है। बात समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। मसल क्या है? स्पेशलाइज्ड, स्पेशली डेवलप्ड टिश्यू है ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। कैसा है? मीजोडर्मल ओरिजिन। अब जरा मीजोडर्मल ओरिजिन ये वर्ड का मतलब समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो ऐसे बात करते हैं कि जैसे वी आर ह्यूमंस आर, मैं अपनी बात कर रहा हूं बिकॉज हम लोग ऐसा, जैसा मैंने कहा कि ह्यूमंस के मस्कुलर सिस्टम पे ज्यादा बात करने वाले, या अगर आप मैमल्स की बात कर लो, है ना, हायर ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। जरा मीजोडर्म समझने के लिए ये वर्ड समझो क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जब वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। कब डेवलप हो रहा है भाई? एम्ब्रियो स्टेज में, जब आप पैदा हुए थे ना, जाइगोट बने थे पहले, जाइगोट मेल फीमेल, ये तो पढ़ा है मैंने आप लोगों को डिटेल में। मेल का क्या था? स्पर्म, फीमेल का क्या था? ओवम, गैमेट्स मिले, क्या बना? जाइगोट। जाइगोट फिर ये होने लगा, 1 का 2 सेल, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे सेल्स डिवाइड होने लग गए। क्या बना? मास ऑफ सेल्स, राइट। और फिर उसको प्रॉपर क्या मिलने लगा? उसको एक प्रॉपर शेप, साइज, है ना, एकदम उसको एक स्ट्रक्चर मिला जिसको आपने एम्ब्रियो बोला, ठीक है। जब ये चेंजेस हो रहे, जब जाइगोट से वो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उस समय कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 लेयर ऑफ सेल होते हैं जिसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और सम ऑर्गेनिजम्स हैव 3 लेयर्स ऑफ सेल जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या दिमाग में? अगर 2 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं तो ये 1 लेयर और 2 लेयर ऐसे हो गए ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? डिप्लोब्लास्टिक बोलोगे। और 3 लेयर ऑफ सेल हो गए तो क्या बोलोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलोगे। तो हम यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स हम लोग कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। समझ में आया? सिंपल है। तो ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, समझो ऐसे। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3, समझो। मैं ऐसे थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करके आपको दिखा देता हूं। पहला लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सेल्स हैं सारे, है ना। जो पहला लेयर है उसको आप बोलते हो एक्टोडर्म। क्या बोलते हो? एक्टो मींस बाहर, आउटसाइड। अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हो? एंडोडर्म। तो बीच वाले को क्या बोलोगे? मीजो, मिडल। डर्म मींस डर्मा, डर्मा मींस लेयर, चमड़ी। डर्मेटोलॉजिस्ट जाते हो ना, स्किन डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। डर्मा मींस बेसिकली लेयर और स्किन और मेम्ब्रेन। सो एक्टोडर्म मतलब आउटर मेम्ब्रेन, मीजोडर्म मिडल मेम्ब्रेन, एंडोडर्म इनर मेम्ब्रेन। समझ आ रही बात? तो पहले सेल्स के 3 लेयर्स डेवलप हो गए, फिर आपकी पूरी बॉडी जो है वो इन 3 लेयर में से थोड़ी थोड़ी करके डेवलप होगी। समझ रहे हो बात को? जैसे एक्टोडर्म से आपके एक्सटर्नल जो सारे ऑर्गन्स वगैरह है वो ज्यादा करके बन जाते हैं, आपका सीएनएस बन जाता है। मीजोडर्म से मेनली आपके सारे मसल, जो अभी मैंने बोला ना 600 650 मसल है आपके पास, कहां से बनेंगे? मीजोडर्म से बनेंगे। क्या ये अब स्टेटमेंट समझ में आई? देखो, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्म। तो जितने भी सेल्स मीजोडर्म में थे वो यूज करके आपका पूरा का पूरा मस्कुलर सिस्टम बनेगा। जब आप एम्ब्रियो से फीटस बनने वाला, जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, तो वो क्या होगा? मीजोडर्म से सेल्स ले लेके मसल बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई? लाइन अगेन फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन।
कोई आपको पूछेगा कि मसल सिस्टम कहां से आया, तो आप बोलेंगे मसल सिस्टम इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल क्या है? मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या था? एक्टो और एंडो के बीच वाला लेयर। और जिसके पास तीनों लेयर होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एक और एमसीक्यू बनेगा कि हम लोग कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, TRIPLOBLASTIC, ठीक है। इसको हम लोग और इन डेप्थ करते हैं, डिस्कस रिप्रोडक्शन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। परसेंटेज हमारे बॉडी में वाटर का ज्यादा होता है, यस, बट हमारा जो वेट है भाई, मसल्स विल गिव यू वेट। तो ह्यूमन अडल्ट में 40 to 50% बॉडी वेट है जो मसल्स का है। मसल्स में मेन प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर देता हूं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है। फिर से देख लो, मेन प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उसके पास और कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्साइटेबिलिटी है, मतलब एक्साइटेबिलिटी मतलब कि आप मसल को स्टिमुलेट करोगे ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स देके, तो मसल जर्क मारेगी, काम करेगी, रिएक्ट करेगी। मसल क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कि अपनी लेंथ को छोटा करना, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब लेंथ को एक्सटेंड कर लेना, एंड ऑब्वियसली इलास्टिसिटी। तो ये चार प्रॉपर्टीज है मसल्स की। कौन सी? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। बहुत ही क्लासिक एमसीक्यू बन जाता है। चार ऑप्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स? यस, बहुत ही क्लासिक डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप एग्जामिनर होगे तो आप ऐसे क्वेश्चन बनाओगे ऑब्वियसली, है ना भाई। चार चीजें रेडीमेड दी हुई है, ABCD, उसमें से कोई एक गलत लिख देंगे वो। एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ये चार पर्पसेस है, चार प्रॉपर्टीज है मसल्स की। अब आते हैं मसल्स की क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई मसल्स, हाउ टू क्लासिफाई दैम। एंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। एक क्लासिफिकेशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन। जैसे कि लोकेशन के हिसाब से अलग क्लासिफिकेशन है, अपीयरेंस के हिसाब से अलग क्लासिफिकेशन है, नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से अलग क्लासिफिकेशन है। तो what we have to do is when we are writing the classification, you have to specify you are classifying based on which type of property. समझ आ रही है बात? First classification will be based on location. कहां पर लोकेटेड है मसल? चलो तो देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है भाई, बेस्ड ऑन लोकेशन तीन टाइप्स हैं। कौन से? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तीन टाइप्स कौन से हैं? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। अब जरा इनके बारे में डिटेल में एक एक की बात करते हैं। कहां पर मसल लोकेटेड है इसके बेसिस पे, ठीक है ना। तो स्केलेटल नाम से ही पता चल रहा है, स्केलेटल मसल वो है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी या डायरेक्टली अटैच टू बोन आपको मिलेगी, क्योंकि स्केलेटन से अटैच्ड है। समझ में आ रही बात? किससे अटैच्ड है? डायरेक्टली बोन से अटैच्ड है। जैसे मेरे जबड़े का ये जो मसल है, मेरा जो मूवमेंट कर रहा है, ये मैसेट, इसको मैसेटर मसल बोलते हैं, ठीक है। जिससे आप खाना ऐसे चबाते हो, मैस्टिकेशन बोलते हैं इसको, या फिर जिसे आप सीटी मारते हो, बक्सीनेटर मसल। मैं ऐसे बहुत सारे नाम लेते रहूंगा, टेंशन मत लो। हर मसल का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। तो ये जो मसल है ये किससे जुड़ी हुई है, किससे अटैच्ड है? मेरे जबड़े की हड्डी से, जॉ की बोन से, मैंडिबल से, है ना। मैसेटर मसल मैंडिबल से जुड़ी हुई है। तो जब मसल नीचे जाएगी तो मेरा जबड़ा भी नीचे जाएगा। मसल ऊपर आएगी, मसल खींचेगा तो मेरा जबड़ा ऊपर आएगा, मसल लूज छोड़ेगा तो जब मेरा जबड़ा नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है? और एक एग्जांपल लो, जैसे यहां पर मेरे पास ब्रेकियालिस मसल है, किधर? आर्म में। तो ये जब मसल ऐसे खींचेगी
तो मेरा आर्म ऐसे बेंड होगा, जब लूज छोड़ेगी तो ये आर्म ऐसे एक्सटेंड होगा। सही बात है। तो स्केलेटल मसल की पहचान क्या समझ में आई आपको? जो डायरेक्टली स्केलेटन से जुड़ी हो या बोन से अटैच्ड हो उसको आप क्या बोलोगे? स्केलेटल मसल बोलोगे। क्या ये बात समझ में आई? यस। द वर्ड विसरल कम्स फ्रॉम द वर्ड विसेरा। विसेरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है बच्चों? इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि इंटेस्टाइन, क्लासिक एग्जांपल, राइट। सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं आपके वो विसेरा हो जाते हैं। अब यहां पर पब्लिक गड़बड़ करती है। पब्लिक बोलती है सर लंग्स। अरे लंग्स लंग्स इज नॉट मसल, ठीक है। लंग्स आर नॉट मसल, राइट। लंग्स इज एल्वियोलाई, दैट इज डिफरेंट। हाँ, मैंने देखा है बहुत बच्चे बोलते हैं सर इंटरनल ऑर्गन का एग्जांपल, बच्चा बोलता है सर लंग्स, सॉफ्ट है ना। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई। व्हेन यू से विसरल ऑर्गन मतलब जो मसल, इनवॉलेंटरी मसल से बने हुए इंटरनल ऑर्गन्स, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इंटेस्टाइन बेसिकली, राइट। दोज आर योर विसरल ऑर्गन्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्डियक, एक मतलब ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? हार्ट में, दिल में है, दिल में। यस, कार्डियक मसल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक टाइप ऑफ मसल। इसके बारे में काफी एक्सटेंसिवली बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, क्लियर, सिंपल। ओके, सेकेंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है, समझो अगर हम लोग ऐसे बोले कि भाई बेस्ड ऑन देयर मेथड ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब समझते हो कि उनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है। बेस्ड ऑन रेगुलेशन मतलब कि मसल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों। एक क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री। एक क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री, और दूसरा हो जाएगा इनवॉलेंट्री। यानी कि एक जिसकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में है उसको वॉलेंटरी बोलेंगे। जिसकी मूवमेंट आपके खुद के कंट्रोल में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोच के आप करोगे। ध्यान से सुनना, देखो है तो सारा कुछ सीएनएस के ही कंट्रोल में ऑब्वियसली, राइट। बट सीएनएस में भी क्या है, कुछ चीजें आप सोच के करते हो, कुछ चीजें सोच के नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ठीक है, आपका जो ईसोफेगस है वो वहां से खाना नीचे जाएगा, स्टमक में गया और इंटेस्टाइन से पास हो रहा है, तो क्या आप उसको वॉलंटरीली रोक दोगे? क्या आप उसको बोले नहीं नहीं तू उधर ही रुक, क्या वो आपके कंट्रोल में? खाने को आप बोले नहीं भाई आज तो हजम मत हो, ऐसा तो नहीं होगा। खाना तो जाएगा भाई, इंटेस्टाइन तो मूव करेगी, आप चाहो या ना चाहो, है कि नहीं। आपका हार्ट आप रोक लेते हो, दिल की आप सांस रोक सकते हो थोड़ी देर, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट सांस रोक लोगे, है ना। लेकिन आप हार्ट को रोक सकते हो क्या? नहीं, इट्स नॉट वॉलेंट्री ना। वो सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चर में होता है कि तेरे को देख के दिल की धड़कन रुक गई, नहीं रुकती भाई। हार्ट अटैक थोड़ी आ जाएगा लड़की को देख के, ठीक है। तो जो हार्ट की मूवमेंट है, हार्ट के मसल की मूवमेंट है, क्या वो वॉलेंट्री है? क्या उसको आप रोक लेते हो? नहीं। तो इसीलिए इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑब्वियसली यार आपके जो लाइफ प्रोसेस है उसको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और वॉलेंट्री कौन सी है? जैसे आपकी लिम्स की मूवमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं चाहूं तो मैं उठ के यहां से जाऊंगा ना, या मैं अभी फिलहाल मेरे हाथ हिला रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं ऐसे हाथ नहीं हिलाऊं, मैं ऐसे बैठूं, मैं सर हिला रहा हूं, मैं बंद कर दूं मूवमेंट, मैं ये मूवमेंट ना करूं, राइट। आई नो, ये सुनते ही तुरंत कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सर हमने ऐसे लोग देखे जो बैठे बैठे ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होता। देखे हो ना आप सबने, ऐसे लोग देखे होंगे ना, है ना। जैसे आप सलमान भाई को देखते हो, वो ऐसे ऐसे करते रहता है, उसका कंट्रोल नहीं, वो बस करते ही रहता है, कंटिन्यूस करते रहता है, कितना भी मना करो उसका हाथ चला ही जाता है। देखा है सब लोगों ने इंटरव्यू में सलमान को, जो उसकी नकल करते वो भी ऐसे ऐसे करते रहते, है ना। तो वो एक अबनॉर्मैलिटी है। कुछ लोग ऐसी मूवमेंट्स करते हैं, ये एक अबनॉर्मैलिटी है। बट नॉर्मली तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, वो आपके कंट्रोल में है। इस पर एक बहुत अच्छा जोक भी है ना, टंग। लोग बोलते ना तेरी जबान पे तेरा कंट्रोल नहीं, सुना होगा ना, आपके पेरेंट्स तो आपको बोलते ही हैं,
हाँ बहुत लंबी जबान हो गई तेरी, बहुत बोलता है। तो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है टंग का मसल? टंग की मसल्स वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? ऑब्वियसली वॉलेंट्री है, ठीक है। जबान पे कंट्रोल होना चाहिए भाई, वॉलेंट्री है। सही बोल रहे हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है। मजाक जोक्स अपार्ट, बट समझो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मीनिंग समझो। वॉलेंट्री वो है जो आप सोच समझ के अपने कंट्रोल के हिसाब से जिसको मूवमेंट करो, वो वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब जिसको, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप होगा, ठीक है। आई नो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि यूरिनेशन के वक्त कि कुछ लोगों की यूरिन क्यों निकल जाती है ना, कुछ लोग रोक के क्यों रख पाते हैं। ये सारे सवाल आएंगे, ये नॉर्मल है, आगे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन पे आएंगे, डोंट वरी बच्चों, ठीक है ना। आई नो आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं, बट पहले तो क्लासिफाई समझ लो, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्लियर हो गया एकदम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और तीसरा और आखिरी क्या है, तो स्केलेटल हो गया, विसरल हो गया, ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो गया। और तीसरा है बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन अपीयरेंस, मतलब कि मसल कैसी दिखती है, समझ पा रहे हो। तो इसमें एक्चुअली दो ही है, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो दो ही है, बट पब्लिक इसमें तीन बोलती है कभी कभी। एक होती है स्ट्राइटेड, कौन सी होती है, स्ट्राइटेड। और दूसरी होती है ऑब्वियसली नॉन स्ट्राइटेड। पब्लिक कभी कभी बोलती है एक लाइटली स्ट्राइटेड वाली भी है, भाई वो तो स्ट्राइटेड में आ जाएगी ना। स्ट्राइटेड मसल एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब इसकी मीनिंग क्या है जरा समझो। आपने ये डायग्राम सबने स्कूल लेवल पे भी देखा होगा और आपकी टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि भाई अगर ये मसल के फाइबर मैंने बनाए हैं तो इसके ऊपर ऐसी 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 लाइंस बनी हुई देखी होगी। देखिए ये जो लाइंस है ना, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस। क्या बोलते हैं इन लाइंस को, स्ट्राइएशंस। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो बन रही है मसल के फाइबर के बीचों बीच, इसको बोलते हैं स्ट्राइएशंस। तो जो मसल में ये लाइन दिखे वो है स्ट्राइटेड मसल, जिसमें ना दिखे वो है नॉन स्ट्राइटेड मसल। क्या ये बात समझ में आई। तो नॉन स्ट्राइटेड को मैं स्मूथ मसल भी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, स्मूथ मसल। जिसमें स्ट्राइएशन दिख रहा है उसमें ऐसे वो रफ रफ लाइन दिखेगी ना, रफनेस दिखेगी ना आपको सरफेस पे, ऐसे ऐसे, तो इसलिए उसको स्ट्राइएशन बोलते हैं। रफ मसल वर्ड यूज मत करना, स्ट्राइटेड मसल वर्ड यूज करना। नॉन स्ट्राइटेड को आप स्मूथ बोलोगे क्योंकि कोई लाइन उसके ऊपर आपको नहीं दिख रही। क्लियर है बात, सिंपल बात है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट बात पे कि ये तीन अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया वो तो ठीक है, बट एक पर्टिकुलर मसल है, वो इनमें से किसी एक टाइप की होगी कि ओवरलैपिंग होगी, ये समझने की बात है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। कोई एक मसल आपने उठा लिया और आपने बोला अच्छा चलो, जैसे कि ये मेरी डेल्टॉइड है या ये मेरी मैसेटर मसल है, ठीक है, और मैं आपको पूछूं कि भाई ये किस टाइप की है इनमें से, तो भाई ये स्केलेटल भी है क्योंकि ये बोन से जुड़ी हुई है, और ये वॉलेंट्री भी है क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, और ये स्ट्राइटेड भी है क्योंकि अगर मैं इसको खोल के देखूंगा तो मुझे इसके ऊपर स्ट्राइएशन दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कोई एक मसल जो है ना वो स्केलेटल भी हो सकती है, वॉलेंट्री भी हो सकती है, स्ट्राइटेड भी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई। ऑल स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री ऑल्सो एंड स्ट्राइटेड ऑल्सो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बात समझ में आई बच्चों, फिर से समझो। स्केलेटल मसल जो है वो हमेशा कैसी होगी, वॉलेंट्री मूवमेंट दिखाएगी, और वो हमेशा अपीयरेंस में कैसी होगी, स्ट्राइटेड होगी। स्केलेटल वाले का ये गारंटी है। नॉन स्केलेटल वाली जो विसरल मसल है, जो विसरल मसल है वो हमेशा कैसी होगी, वो इनवॉलेंट्री होगी और स्मूथ मसल होगी, यानी कि नॉन स्ट्राइटेड होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों।
और कार्डियक जो है ये स्पेशल है, कार्डियक ये स्पेशल है, कार्डियक है इनवॉलेंट्री, लाइक कार्डियक इनवॉलेंट्री किसके जैसी, विसरल के जैसी, लेकिन उसमें स्ट्राइएशंस हैं, थोड़े थोड़े स्ट्राइएशंस हैं स्केलेटल के जैसे। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों के फीचर्स लेके कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कार्डियक, कुछ फीचर विसरल वाले, कुछ फीचर स्केलेटल वाले। जैसे आप केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाता हूं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ाया ना, फिजिक्स में आप पढ़ते हो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, वैसे ही यहां पे भी है। स्केलेटल एक तरफ, विसरल एक तरफ, कार्डियक बीच में। समझ गए बात को? ऐसे समझना, कभी गलती नहीं होगी, एकदम स्मूथ। ठीक है, कार्डियक लाइटली स्ट्राइटेड होता है। कार्डियक के पास एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी के पास नहीं होती, इसमें होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स, ब्रिजेस होते हैं। क्या होता है इसमें? ब्रिजेस होते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो ये तो हुआ बेसिक क्लासिफिकेशन। जरा टेक्स्ट बुक की भाषा में भी उसको देख लें फटाफट, क्या बोलता है देखो। तो लोकेशन के हिसाब से स्केलेटल, विसरल, कार्डियक आप समझ गए, ठीक है। स्केलेटल क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स, यानी कि बोन। नहीं, स्केलेटल कंपोनेंट्स बड़े बड़े वर्ड, अरे बोन बोलना यार। स्केलेटल कंपोनेंट मतलब और क्या ही है स्केलेटल कंपोनेंट? कार्टिलेज है, चलो ठीक है, बोन और कार्टिलेज, चल मान ले, बोन और कार्टिलेज, ठीक है, ओके। दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, दैट इज व्हाई स्ट्राइटेड मसल्स, जैसे टाइगर के ऊपर होती है ना वैसे। एंड वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल, दे आर वॉलेंट्री मसल्स टू, ये ऑलरेडी बता चुका। एंड दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड बॉडी पॉस्चर, जैसे आप ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो, ये भी आपके वॉलेंट्री मसल से डिसाइड होता है। और इन मसल्स को आप ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि ये वॉलेंट्री है ना, आपके कंट्रोल में है ना। तो ये जो जिम में ये भांज रहे हैं जा जाके, वो डोले बना रहे हैं, हाँ, ये क्या, ये बेसिकली आप इन मसल्स को क्या कर रहे हो? इनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग दे सकते हो आप इन वॉलेंट्री मसल्स को, बिकॉज ये किसके कंट्रोल में बेटा? ये आपके कंट्रोल में, ठीक है ना। दूसरा है ऑब्वियसली विसरल। तो विसरल कहा है? इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स, मेनली द एलिमेंट्री कनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल? योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होता है? एलिमेंट्री कनाल इज द अदर वर्ड फॉर गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मीन स्टमक, हा, जीआईटी बोलते हैं ना इसको, अपन सुना होगा, इज बेसिकली एलिमेंटरी कनाल, बेसिकली माउथ टू एनस, स्टार्ट्स एट माउथ, एंड्स एट एनस, पूरा का पूरा ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहा है वो क्या है आपका? वो एलिमेंटरी कनाल है बच्चों। क्या ये बात समझ में आई? डू नॉट हैव स्ट्राइएशन, स्मूथ हैं, हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड। सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया, सारे पॉइंट्स कवर किए। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होते हैं। दे आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, therefore called involuntary muscles. They help in transportation of food, और जैसे स्पर्म का मूवमेंट थ्रू जेनिटल ट्रैक, वास डेफरेंस वगैरह में जो ट्यूब है उसमें, ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवा, ये जितने भी हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। कौन? विसरल मसल्स। सो फार एवरीबडी विद मी? बढ़िया, ये लिख के लिया सबने? ये लिख के लो क्लासिफिकेशन। आते हैं कार्डियक मसल पे। कार्डियक मसल कहां है? दे आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है, मैंने अभी बताया, ब्रिजेस या ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है, ये स्पेशल फीचर, इसको बहुत डिटेल में ड्रॉ करके समझाऊंगा, ठीक है। अगर अपीयरेंस के हिसाब से देखें तो स्ट्राइटेड मैंने बताया, बट लाइट स्ट्राइएशंस है, नॉर्मल जितने नहीं होते। नेचर में कैसे हैं? इनवॉलेंट्री हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, थैंकफुली, अच्छी बात है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी वुड हैव मेस्ड इट अप, है ना। ऊपर वाले ने, जिसने भी बनाया हार्ट, अच्छा है कि उसको इनवॉलेंट्री रखा, है ना। अब देखते हैं इनके थोड़े से और फीचर्स के बारे में।
फीचर्स पे जाने से पहले मैं एक पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं, इसको एक टैबुलर फॉर्म में लिखो। ये टेबल आप लिखो, जैसे कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, अटैच टू बोन, इन हार्ट, इन हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, ये सब ठीक है एनसीईआरटी के हिसाब से। एक स्पेशल फीचर जो सिर्फ कार्डियक मसल के पास है वो है प्रेजेंस ऑफ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स, जो अभी हमने मार्क किया ना, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको बोलते हैं हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क्स। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क्स। अगर ये वर्ड आपको फिलहाल हाई फंडू लग रहा है तो आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी के लिए फिलहाल ब्रिजिंग स्ट्रक्चर्स लिखो। क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर ब्रिजेस या प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग स्ट्रक्चर। ब्रिज मतलब समझते हो ना, दो चीजों को कनेक्ट करने वाला, जो इसको ब्रिज बोलते हैं। तो यार यहां पे ऐसा होता है, देखो ये रहा आपका स्केलेटल मसल, ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, ऐसे फाइबर्स है। बट कार्डियक मसल में क्या होता है ना कि ये एक फाइबर है, इसको दूसरे फाइबर से कनेक्ट करता है एक छोटू सा ब्रिज। फिर ये दूसरा मसल फाइबर है, उसको भी कनेक्ट करता है। फिर ये तीसरा मसल फाइबर है, इसको भी कनेक्ट करता है। तो क्या होता है, ये जो आपको ये छोटे छोटे ये जो कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये टिपिकली आपको कहां दिखते हैं? ये आपको कार्डियक मसल में दिखते हैं। इसलिए उन्होंने वहां पे ये वर्ड यूज किया है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन द मसल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये उसका स्पेशल फीचर है। एंड एक छोटा सा और स्पेशल फीचर है, जो उसके फटीग से रिलेटेड है। फटीग का मतलब समझते हो? फटीग का मतलब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? दिस इज नॉट फटीग यू, नो, दिस इज फटीग। व्हाट इज इट? इसका मतलब होता है थक जाना, टू गेट टायर्ड। यस, यू ऑल हैव लर्न्ड दैट आई होप इन स्कूल। तो कुछ मसल्स होती है जो फटीग हो जाती है। जैसे अगर मैं ये हाथ का मूवमेंट कंटिन्यूअसली ऐसा करूं तो थोड़ी देर के बाद ये हाथ का मसल क्या हो जाएगा? थक जाएगा। अगर मैं बोलते रहूं कंटिन्यूअसली तो मेरा जॉ का मसल थक जाएगा, राइट? तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, दे विल शो फटीग। दे विल शो व्हाट? ये मसल टायर्ड हो जाएंगे, ये फटीग हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, ये पक्की बात है। स्मूथ मसल्स कभी भी फटीग नहीं दिखाते। ऐसा कभी हुआ आपके इंटेस्टाइन ने आपको कहीं ऐसे मैसेज भेजा हो कि नहीं यार आज बहुत खाना खा लिया, आज अब हजम नहीं कर पाऊंगा, बाकी का कल करूंगा? ऐसा हुआ? थक गया, इंटेस्टाइन थक गया, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। एंड व्हाट अबाउट योर हार्ट? व्हाट अबाउट योर हार्ट? डज इट शो फटीग और डज नॉट शो फटीग? ऑफ कोर्स इट डज नॉट शो। तो जो आपके विसरल मसल्स है या इनवॉलेंट्री वाले हैं, ये भी फटीग नहीं दिखाते। तो अगेन इसमें अगर आप फीचर देखो तो ब्रिजिंग इसका एक स्पेशल फीचर है, और ये नो फटीग इनका किसके जैसा है? इनवॉलेंट्री मसल्स के जैसा है। क्या ये बात समझ में आई? वॉलेंट्री मसल्स थक सकती है, फटीग हो सकती है आफ्टर वाइल, टायर्ड हो सकती है, लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स टायर्ड नहीं होती। और बिकॉज कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री थी और रादर है, इसीलिए उसमें फटीग नहीं दिखता, थैंकफुली। क्योंकि अगर हार्ट स्टॉप हो गया, मसल थक गई, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब हार्ट अटैक बेसिकली मतलब हार्ट बंद हो गया तो डेथ हो जाएगी, और क्या है ना। तो इसलिए नो फटीग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आई होप ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस। एक बार नोट कर लेते हैं एक छोटी सी चीज कि टायर्ड मसल्स में हमारे पास क्या होता है? फटीग्ड मसल्स विल हैव लैक्टिक एसिड। तो मसल फटीग इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट काफी बार ये पॉइंट आ जाता है। मसल फटीग is due to accumulation of
लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ओके। नाउ लेट अस एग्जामिन स्केलेटल सिस्टम इन डिटेल। अब हम लोग थोड़ा सा अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि भाई हमने कट किया, एनाटॉमी मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब आप चीज़ों को कट करके स्टडी कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर करोगे तो हिस्टोलॉजी। यहाँ पे हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, पहले उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और फिर उसकी हिस्टोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेयर कैसे दिखते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप एक स्केलेटल मसल को ऑब्जर्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि ये मसल जो है ये अंदर ही अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मसल बंडल्स से बना हुआ है। तो पूरा का पूरा जो मसल है, सपोज अगर आपको कोई ऐसे भाई बाइसेप अपना दिखा रहा है जैसे आप देख रहे हो, अच्छा हाँ, तो आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं मसल को, या इवन फोटोग्राफ्स में देखा होगा हमेशा। तो ये जो एक एक लाइन आपको दिख रही है ये बहुत सारे मसल के फाइबर्स हैं बेसिकली, जिनको पूरा एक बंडल बनाया हुआ है। इनको पूरा क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा बंडल बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये लाइन को जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा क्या बोलता है वो। ईच स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स कॉल्ड फैसिकल्स। बहुत सारे मसल बंडल्स लो तो एक मसल बनती है। हर बंडल को क्या बोलते हैं, बंडल का नाम क्या है, फैसिकल। क्या नाम है, फैसिकल, ठीक है। सारे फैसिकल को लेकर जमा कर दिया तो उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फेशिया। फेशिया, फैसिकल से वर्ड आया फेशिया। हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फेशिया। जरा इसका मीनिंग समझो क्या बोल रहा है वो बोलता है यार एक उनको दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, बस यहाँ पे क्या है इससे दिखा सकता हूं। समझो ये वायर है, समझो ये एक पतली सी लेयर है, ये क्या है, ये एक फैसिकल है। ये क्या है, एक फैसिकल। ये उसके नीचे दूसरी फैसिकल, ये उसके नीचे तीसरी फैसिकल, ये चौथी फैसिकल। ऐसे सबको पहले एक साथ रखो और जमा करो। ये बंडल बन गया, यस। अब ये बंडल को जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक, वो लेके एक थैली पूरी इसके आजू बाजू रैप कर दो। एक थैली, प्लास्टिक की पतली सी मेम्ब्रेन लो, थैली लो और इसके आजू बाजू क्या कर दो, ऐसे पूरा इसको अच्छे से रैप करके क्या बना दोगे आप, एक मोटा सा बंडल बना दोगे। बात समझ में आ रही है। तो जो आपने रैपिंग करी वो क्या है बच्चों, वो है फेशिया। रैपिंग की वो क्या है, फेशिया। अंदर जो आपने ये डाले एक एक, ये क्या है, फैसिकल। बहुत सारे फैसिकल लिया, एक पूरा मसल तैयार होगा। कब, जब उसके ऊपर फेशिया लगा दोगे। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। बेस्ट वे टू विजुअलाइज इट, आप कभी एयरपोर्ट या कहीं जाओ तो वो जो रोल्स बेचते हैं ना, ऊपर प्लास्टिक चिपकाया होता है, देखा है, रैप्स या रोल्स बनाते हैं, वो प्लास्टिक उसमें रखे होते हैं। हाँ, वैसा इमेजिन करो कि पूरा एक बंडल है और उसके ऊपर पूरा एक रैपिंग किया हुआ है ऊपर से लेयर का, पतले कोलेजिन के लेयर का, दैट इज कॉल्ड फेशिया। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को आप मसल बोलोगे। तो देखो विजुअलाइज करने में मजा आएगा। जो ये पूरा एक मसल दिखाया तुमको, पूरा एक जो बहुत सारे छोटे छोटे पिज्जा जैसा जो दिख रहा है, पिज्जा के बारे में नहीं सोचना है, मसल के बारे में सोचना है। कहते बच्चों यहां ध्यान दो, देखो तो ये जो एक बंडल उसने निकाला ना, ये फैसिकल है। क्या ये एक बंडल क्या है, देखो फैसिकल है। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि फैसिकल के ऊपर भी ये रेड कलर की पूरी कवरिंग दिख रही है आपको, यस। ये जो फैसिकल है इसके ऊपर ये रेड कलर की कवरिंग दिख रही है। देखो पूरे मसल के ऊपर ये रेड कलर का लेयर है ना कवरिंग का, यस और नो। वैसे फैसिकल के ऊपर भी कवरिंग है, देख सकते हो, यस और नो, यस। तो अगर आप यहां पर देखो कि ये फैसिकल किससे बना हुआ है, तो ये फैसिकल के अंदर, मतलब मसल के अंदर फैसिकल है, फैसिकल के अंदर फाइबर है, फाइबर के अंदर फाइब्रिल है। क्या ये बात समझ में आई। तो एक फैसिकल जो है
वो क्या था, वो बेसिकली बंडल ऑफ फाइबर्स था। अब मजे की बात यह है कि हर एक को उसका अलग कवरिंग दिया हुआ है, हर एक को उसका क्या दिया हुआ है, अलग से एक कवरिंग दी हुई है। अगेन इसको विजुअलाइज करने के लिए और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों ने देखा होगा सबने। आप कोई मोटा वायर, जैसे आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम वाम चल रहा है, अगर आप देखो तो एक बड़ी काली ब्लैक कलर की वायर होती है, उसको वो जब छीलते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा वो छीलेगा उस वायर को, अंदर से आपको बहुत सारे अलग अलग वायर मिलेंगे, रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। तो वो मोटी वाली जो बड़ी वायर है वो आपकी मसल है, उसके अंदर हर एक छोटी छोटी वायर क्या है, वो आपकी फैसिकल है। समझ पा रहे हो? अच्छा, वो बड़ी वाली मसल को बाहर से ब्लैक कलर की ट्यूबिंग कवरिंग दी हुई है ना, और हर एक इंडिविजुअल वायर को भी उसकी रबर की कवरिंग इंसुलेशन दिया हुआ है ना, एक येलो कलर का एक रेड कलर का दिया है ना, बस वैसे ही इमेजिन करना है। और अगर उस वायर को भी मैं खोल दूं तो अंदर आपने देखा होगा कॉपर के ऐसे छोटे छोटे पतले से बाल जैसे बहुत सारे वायर निकलते हैं। हाँ, तो वो फाइबर और फाइब्रिल है, सिल्वर कलर कॉपर कलर के, तो वो फाइबर और फाइब्रिल हो गए। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। जो आप मूवेबल फॉर्म में देख रहे थे वही यहां पर इन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया। अब आपको समझ में आएगा कि यार देखो, ये जो एक ये पूरा बंडल है, ये मैं अलग कलर से मार्क करता हूं, ये जो है ये पूरा एक बंडल, ये फैसिकल है, ये भी एक बंडल, ये फैसिकल है। अच्छा, फैसिकल की अपनी एक कवरिंग है जो ये मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं। देखो अभी इसकी खुद की कवरिंग क्या है, इसकी कवरिंग का नाम फेशिया। इसकी कवरिंग का नाम क्या है? फेशिया। बोलोगे अच्छा। अब फैसिकल के अंदर फाइबर है, तो ऐसा है ना, मसल के अंदर फैसिकल के अंदर फाइबर के अंदर फाइब्रिल। बहुत सारे फाइब्रिल लो, एक कवर लगाओ, तो क्या बना? फाइबर। बहुत सारे फाइबर लो, कवर लगाओ, क्या बना? फैसिकल। बहुत सारे फैसिकल लो, कवर लगाओ, क्या बना? मसल। समझ में आया? बोलो हाँ। एकदम बढ़िया, प्यारा। फैसिकल की कवरिंग का नाम फेशिया और फाइबर की कवरिंग का नाम सार्कोलेम्मा। देखो, किसकी अम्मा? सार्कोलेम्मा, है कि नहीं? नाम पहले ही बता दिया था, सार्को मतलब ये मसल फाइबर, यानी कि अच्छा, लेम्मा तो मतलब सेल की मेम्ब्रेन को बोला था मैंने, तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये मसल फाइबर जो है वो एक्चुअली एक मसल के लंबे से सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात सही है? आपको समझ में आ रही है? ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है यही बेसिकली मसल का सेल है, वही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को मैंने सार्कोलेमा बोल दिया। कुछ नया स्ट्रक्चर है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हर सेल के पास होती है, सिर्फ नाम बदल दिया। नाम क्या बोल दिया यहां पे? सार्कोलेमा बोल दिया। क्या ये बात आपके भेजे में गई बच्चों? मस्त एकदम। देखो, तो एक वायर था ये छोटू पतला, अगर मैं इसको काटूंगा तो आपको इसमें, मैं नहीं काटूंगा, महंगा आता है, चुप है। हाँ, तो अगर इसको मैं कट करूं तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे जो फाइबर दिखेंगे, हर एक को इंडिविजुअल जो पूरी उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा है। ऐसे बहुत सारे आप जमा करो तो एक क्या बन जाएगा? आपका फैसिकल बन जाएगा। उसके ऊपर भी एक लेयरिंग दे दो, जिसको आप फेशिया बोलो, और फिर सबको एक साथ जमा करो, मसल है ना? ठीक बात। तो बेसिकली मसल तक पहुंचने के लिए, अब ये जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको तब एक्सपीरियंस होगा जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे और एनाटॉमी की पहली क्लास अटेंड करोगे, डायसेक्शन करोगे। मसल तक पहुंचने के लिए आपको फेशिया के थ्रू कट करके जाना पड़ेगा। क्या ये लॉजिकल बात है? एक्चुअल मसल फाइबर पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि फैसिकल 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 रख के उसको मैंने क्या सिखाया था आपको कि ऐसे रैप किया हुआ है ना फेशिया में, तो आप जब उसको कट, फेशिया मतलब एकदम पतला, बोल सकते मेम्ब्रेन जैसा है, एकदम पतला, टिश्यू पेपर से भी पतला। जब उसको कट करोगे तो अंदर आपको मसल मिलेगी। तो फेशिया को समझो एक थैली, प्लास्टिक बैग। समझे आप बात को? तो हर मसल की अपनी एक फेशिया है, हर स्केलेटल मसल की अपनी खुद की एक क्या है? एक फेशिया है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे ये आपके सर्वाइकल मसल्स है, नेक के जो मसल्स है ना, इनकी सर्वाइकल फेशिया होती है। सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया भी होती है और सुपरफिशियल भी होती है, डीप भी होती है।
एनाटॉमी पे एक एक, इस फेशिया पे पूरे पूरे चैप्टर डेडिकेटेड है। जो आप फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी की बुक खोलोगे, इसमें एक फेशिया के ऊपर एक एक चैप्टर डेडिकेटेड है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये स्ट्रक्चर। बट यहां पर आपके लिए सिंपल क्या समझना है, बहुत सारे फैसिकल्स लिए, ऊपर रैपिंग की, मसल तैयार हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। तो आपको अगर स्ट्रक्चर समझाना हो तो स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इजी है। क्या कि मसल इज मेड अप ऑफ मेनी fascicles. One fascicle is made up of many fibers and one fiber is made up of many fibrils. सबसे छोटा fibril हो गया। ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट आपके लिए सिंपल हो जाता है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लिख के रख लो प्लीज, ये लिख के रखो अपनी टेक्स्ट बुक में ही। इस तरह से ओके। और सार्कोलेमा क्या है, कोई आपको ये पूछे, ये स्पेसिफिक एमसीक्यू में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सार्कोलेमा क्या है, तो इट इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। एक मसल फाइबर या एक मसल सेल, देखो मसल फाइबर ही मसल सेल है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ना, मसल फाइबर ही मसल सेल है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हम सार्कोलेमा बोलते हैं। और ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, ये आता ही है। ठीक है, कोई पूछे फैसिकल क्या होता है तो आप बोलेंगे मसल बंडल होता है, कोई बोले कि मसल फाइबर क्या होता है तो आप बोलेंगे मसल सेल होता है। और ऑब्वियसली यार मसल को ब्लड की जरूरत है तो ब्लड सप्लाई भी रिच ब्लड सप्लाई होता है। मसल के पास क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई, उसको सप्लाई करने के लिए आर्टरी और ड्रेन करने के लिए वेन है ऑफ कोर्स, नहीं तो मसल काम कैसे करेगा, रिच ब्लड सप्लाई तो चाहिए ना उसको यार, राइट। यहां पे मैं आपको लेके आया था तो ये आपने देखा कि अच्छा फैसिकल है, फाइबर है, फाइब्रिल है, जो भी है, और सारे फैसिकल्स के ऊपर फेशिया लगाया हुआ है। अब जरा थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाते हैं। तो यार देखो, जो पूरे मसल की ओवरऑल कवरिंग है, पूरे के पूरे मसल की जो ओवरऑल कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। ध्यान से देखना फिर से, पूरे के पूरे मसल की जो ओवरऑल कवरिंग है उसको अपन बोलते हैं एपीमाइसियम। और जो एक इंडिविजुअल फैसिकल की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। और एक इंडिविजुअल फाइबर की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। अब बच्चे क्या आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, सर आपने तो बोला फाइबर की लेयर जो है बाहर की उसको सार्कोलेमा कहते हैं, है ना। तो भाई वो फाइबर जो अगर उसको आप एक सेल की तरह ट्रीट कर रहे हो या बोल रहे हो अच्छा ये इंडिविजुअल फाइबर है, ये सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सार्कोलेमा है, करेक्ट। पर अगर मैं मसल के रिस्पेक्ट में उसकी लेयरिंग देखूं, मसल के रिस्पेक्ट में, तो देखो एंडो, फिर पेरी, फिर एपी। कौन सा है, एंडो, पेरी, एपी। द वर्ड माइसियम, एम वाई जो है ना, मायो और माइसियम ऑल्सो मीन्स मसल। जैसे सार्को मीन्स मसल, वैसे ही मायो ऑल्सो मीन्स मसल। तो माइसियम वर्ड से भी डायरेक्ट आपको क्या पता चला, अच्छा ये लोग लेयर की बात करें, किसकी, कवरिंग लेयर ऑफ मसल टिश्यू की बात करें। तो एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम। समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ या ना। पहले तो ये समझ लो, ये जो माइसियम जो बोल रहा हूं मैं, ये सारा का या फेशिया जो है ये कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही है, ठीक है। अब जरा समझो कि फंडा क्या है। ये जो बाहर की आपको कवरिंग पूरी की पूरी दिख रही है, दिख रहा है, ये पूरे मसल के ऊपर जो कवरिंग दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम। क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम बोलेंगे, ठीक है। फैसिकल के ऊपर जो इंडिविजुअली कवरिंग दिख रही है, ये वाली लेयर, फैसिकल के ऊपर जो इंडिविजुअली कवरिंग दिख रही है वो क्या है,
पेरीमाइसियम, क्या बोलते हैं इसको? पेरीमाइसियम। और इंडिविजुअल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग दिख रही है, या जो फाइबर्स के ऊपर कवरिंग दिख रही है, एक्चुअली इंडिविजुअल फाइबर पे नहीं, जो फाइबर्स पे कवरिंग दिख रही है, आप ऐसा बोल सकते हो, वो क्या है? एंडोमाइसियम। वो क्या है? एंडोमाइसियम। फेशिया कहां थी? ये सारे फेसिकल को जमा करके जो एक कवरिंग बनाई थी पूरी, वो क्या थी? वो थी फेशिया। सारे फेसिकल लिए, बंडल्स लिए, पूरा एक कवरिंग बनाया, फेशिया। यहां पर अंदर क्या? एंडोमाइसियम। तो अगर मेरे को ये कोई पूछे कि भाई एंडोमाइसियम इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ सार्कोलेमा, इज दैट ट्रू? पेरीमाइसियम इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ फेसिकल, इज दैट ट्रू? And epimysium is the outermost or the uppermost layer. So all these statements, do they make sense? Tell me yes or no. The word epi means above. The word peri means around. The word endo means innermost. Sorry, inside or internal. That is why these terms are being used. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब आगे बढ़ते हैं। क्या है फंडा? मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोप्लाज्मा, बताया आपको। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोला? सार्कोप्लाज्म, अग्रीड। मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम। बहुत बच्चे ये वर्ड ही नहीं बोल पाते, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। क्या बोलना है? रिपीट करो। मसल फाइबर फंक्शंस लाइक अ सिंसिशियम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? सिंसिशियम। सिन मतलब टुगेदर, and cyto, cesium comes from the word cyto, means many cells. जब many cells function as a single unit, बहुत सारे cells हैं, वो कैसे function करते हैं? together as a single unit, उसको बोलते हैं syncytium। अब यहां पर इसको syncytium क्यों बोला? syncytium इसलिए बोला क्योंकि मसल, जो स्केलेटल मसल है ना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिट है। कैसा है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लाइन है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है? कि मसल के केस में, स्केलेटल मसल के केस में हमने उसको सिंसिशियम क्यों बोला? बिकॉज इट इज एक्चुअली वन फाइबर फंक्शनिंग लाइक मेनी सेल्स। क्योंकि ये न्यूक्लियाई कितने इसमें? एक दो न्यूक्लियाई नहीं है, मल्टीपल न्यूक्लियाई, बहुत सारे। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो एक नहीं, मेनी सेल्स टुगेदर, ऐसा ये फंक्शन दिखाता है, इसलिए इसको सिंसिशियम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग मेनी न्यूक्लिया इज कॉल्ड सिनोसाइटिक। ये ऑलरेडी आपको फंगल सेल्स में सिखा चुका हूं। फंगाई हैव सिनोसिटिक हाइफे, बताया था। याद नहीं है तो जाके वो रिवाइज करो, वो वाला पार्ट, छोटा सा एक पार्ट था फंगाई के स्ट्रक्चर में। सिनोसिटिक यानी कि जिसमें मल्टीपल न्यूक्लिया होते हैं उनको हम लोग सिनोसिटिक बोलते हैं, राइट? तो मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम, which means actually it is one cell functioning like a group or a big large collection of cells. Why? Because एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लिया है, तो वो एक नहीं, मल्टीपल सेल्स की तरह काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। जो इसके अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि अभी हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी है। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ हर जगह के वर्ड के आगे वो लोग ने सार्को लगा दिया, राइट? तो जो मसल का सेल है उसके ईआर को आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे, और मसल के साइट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें एक खास चीज स्टोर करके रखी हुई होती है। क्या स्टोर करके रखा होता है? ढेर सारे कैल्शियम के आयोन्स को स्टोर करके रखा होता है। किसको रखा होता है? कैल्शियम के आयोन्स, Ca2+ आयोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। कैल्शियम के आयोन्स, कैल्शियम के आयोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मूवमेंट ऑफ मसल। मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी अगर कैल्शियम नहीं होगा तो। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अगर आपके मसल में कैल्शियम के आयन्स नहीं हैं, इनफ नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स नहीं है, तो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, एक अगेन मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है बच्चों में, खास करके 10th लेवल तक आपको ये सिखाया जाता है कि कैल्शियम का रोल क्या है, तो बोलते हैं कि हाँ बोन और टीथ, आप लोग को भी यही सिखाया होगा, दांत और बोन्स में कैल्शियम होता है, लेकिन एक्चुअली कैल्शियम का सबसे ज्यादा रोल मतलब बोन्स और टीथ में तो है ही ऑफ कोर्स, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मसल एक्टिविटी में। अगर कैल्शियम ना हो तो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। क्या ये बात समझ रहे हो? कैल्शियम के बहुत सारे वेरिड रोल्स हैं, ऐसा नहीं है, गधे जैसा नहीं बोलना है कि हाँ बोन्स और टीथ, ये तो स्कूल के बच्चे बोलते हैं। अपने लेवल पे अपने को ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम आयंस का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी है, इनफैक्ट ब्लड के क्लॉटिंग में भी है, वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स है कैल्शियम। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है, मसल फाइबर का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर कौन सा? स्केलेटल मसल फाइबर की हम लोग बात करें, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इनसाइड द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मतलब कि इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पैरेलली अरेंज्ड पतले पतले क्या हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं। तो जो इसको हम लोगों ने फाइब्रिल्स बोला था उसको हम मायोफाइब्रिल्स बोल सकते हैं। मायो मींस मसल के ही फाइबर्स, मसल के ही पतले पतले फाइब्रिल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रेजेंस ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स, जिसकी वजह से आपको स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखता है। क्यों दिखता है स्ट्राइटेड अपीयरेंस, जरा समझो। ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। एक सिंगल मायोफाइब्रिल अगर आप उठा के लेके आओगे तो इसके अंदर क्या है, ऑल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड है बच्चों। एक मिनट ना, समझो ये डार्क बैंड हो गया, ये डार्क बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया। ये मैं बहुत आपको माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा ये दिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा अगर जूम इन अपीयरेंस अगर आप देखोगे, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसे क्या होगा, ऑल्टरनेट होते जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा, स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखेगा बच्चों। जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, याद है, मैंने कहा था ये ऐसे दिखता है आपको। ये जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस है ये क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? मसल के फाइबर के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल में लाइट और डार्क बैंड्स हैं, जिसकी वजह से जब हम माइक्रोस्कोप पे मसल फाइबर को देखते हैं हमें स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखता है। क्लियर? स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड द स्ट्राइटेड अपीयरेंस। क्या ये लाइन समझ में आई सबको? अगर आप मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आप स्ट्राइटेड अपीयरेंस को प्रूव कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो, पहली बात। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह आता है कि ठीक है सर, मायोफाइब्रिल से स्ट्राइटेड अपीयरेंस प्रूव हुआ, आपने बोला, हमने मान लिया। मायोफाइब्रिल में लाइट और डार्क बैंड क्यों हैं, कहां से आए? तो ये लाइट और डार्क बैंड जो मायोफाइब्रिल में हैं वो कहां से आए? वो आए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन से। कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है? मसल के दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। ये तो आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा, सबको मालूम है मसल में। तो हमें फिर से थोड़ा सा फिर से बैक जाते हैं, समझते हैं। मसल का पूरा मसल है, उसके अंदर फेसिकल है, फेसिकल के अंदर फाइबर है, फाइबर के अंदर फाइब्रिल है, मायोफाइबर, फाइबर के अंदर फाइब्रिल है। ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखो, ऐसा लिखा उन्होंने, फीचर ऑफ फाइबर
इज द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिल्स। यहां तक सबको क्लियर है? हर फाइब्रिल में लाइट और डार्क बैंड दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन मायोसिन अलग अलग है। क्लियर? तो जहां पे ज्यादा एक्टिन है वहां पे लाइट बैंड है। देखो ध्यान से, इजी समझ में आया? दो प्रोटीन है, दो प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन। जहां पर एक्टिन है वहां पर लाइट बैंड है, कॉमन सेंस। तो जहां पर मायोसिन होगा वहां पे डार्क बैंड होगा। क्या ये बात भेजे में चली गई? एकदम इजी समझ में आ गई कि मतलब आपके पास दो प्रोटीन थे, मायोसिन वाला प्रोटीन जहां ज्यादा है, मोटा वाला तो वो डार्क एरिया क्रिएट कर देगा। एक्टिन वाला प्रोटीन जहां पे है वो क्या कर देगा? लाइट एरिया क्रिएट कर देगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी पार्ट है। कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इनके बहुत सारे अलग अलग नाम है, उसमें बच्चे गड़बड़ कर देते, उसमें आप लोग गड़बड़ कर देते। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके नाम सिखाऊंगा, नहीं तो मल्टीपल नाम में आप गड़बड़ कर दोगे। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि दो प्रोटीन है। कॉन्सेप्ट क्या था? कि दो प्रोटीन है। कौन से दो प्रोटीन है बच्चों? एक्टिन है, मायोसिन है। जहां एक्टिन होगा वहां पे लाइट बैंड दिखेगा, जहां मायोसिन होगा वहां पे डार्क बैंड दिखेगा। आप बोलोगे ठीक है, ओके। अब नाम देखो, लाइट बैंड का नाम है, लाइट बैंड का नाम है आई बैंड। लाइट बैंड का नाम है आई बैंड। एप्पल वालों ने बनाया, ऐसे याद कर लेना। लाइट बैंड का नाम है आई बैंड, आईफोन होता है ना वैसे। और डार्क बैंड किसने बनाया? डार्क बैंड का नाम है ए बैंड। एंड्रॉइड, एप्पल और एंड्रॉइड। डार्क बैंड इज ए बैंड, एंड्रॉइड हो गया, एप्पल हो गया। चलो ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, ये आई और ए का मतलब क्या है? आई का मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड। क्या है इसका मतलब? कम्स फ्रॉम द वर्ड आइसोट्रोपिक। आई कम्स फ्रॉम द वर्ड आइसोट्रोपिक और डार्क बैंड कम्स फ्रॉम द वर्ड एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा क्या होती है, टेंशन मत लो। एक्चुअली ये देखो यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बाय द वे। बायो में वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वो सीधा हाँ उन्होंने नाम लिख दिया। देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा। देखो लिखते हैं कि भाई लाइट बैंड is called has actin is called I band और आइसोट्रोपिक बैंड। मतलब नहीं समझाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि assumption ये कि आपको पता होगा आइसोट्रोपिक क्या होता है ना। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी मैं आपको केमिस्ट्री में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए थोड़ा भरोसा कर लो, हाँ। सॉलिड स्टेट चैप्टर में सीखते हैं अपन। तो लाइट को आप क्या बोलोगे? आई। डार्क को आप क्या बोलोगे? ए। किस वर्ड से आया मैंने बता दिया, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। लाइट वाले में क्या कंटेंट है? एक्टिन प्रोटीन कंटेंट है। डार्क वाले में क्या कंटेंट है? मायोसिन प्रोटीन कंटेंट है। तो ये भी इजी तरीका है। डार्क बैंड का नाम ए बैंड है, ए में ए वाला प्रोटीन नहीं है, मतलब एक्टिन नहीं है, तो क्या है? मायोसिन है। समझे बात को? डार्क एरिया में मायोसिन प्रोटीन है, लाइट एरिया में एक्टिन प्रोटीन है। नाम समझ में आ गया, उसका कंटेंट समझ में आ गया, और वो नाम कहां से डिराइव हुआ ये समझ में आ गया। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर ये फंडे आपको सिर्फ नाम कहां से डिराइव हुए और उसका कंटेंट क्या है वो याद रख लेना है। ठीक है, जरा अगेन इसको विजुअलाइज करते हैं अच्छे से। तो इसको विजुअलाइज करो। देखो अब यहां पर आपको दिख रहा है, उन्होंने एक मायोफाइब्रिल जो दिखाया है, ये आपको दिख रहा है कि सेल का जो लेयर है, आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर बच्चों, सेल का जो लेयर है वो सार्कोप्लाज्म, उसकी लेयरिंग दिखा दी सेल के लेयर की, और अंदर छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स हैं, आप देख सकते हो। मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स भी बोल सकते हो उनको, और उनमें एक्टिन और मायोसिन। देखो बड़े बड़े जो डार्क ब्राउन कलर के दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े वो मायोसिन है, और छोटे छोटे आपको एक्टिन दिख रहे हैं क्रॉस सेक्शन में। यस, और सिंसीशियम तो आपको पता ही है, दैट इज फ्यूजन से बने हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बने, तो इसको सिंसीशियम बोल दिया। अब ये जो मायोफाइब्रिल है इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये मायोफाइब्रिल को जरा ध्यान से देखना। मैं और जूम कर रहा हूं आपके लिए। क्या आपको एकदम फेंट लाइंस दिख रही है मायोफाइब्रिल पे? देखो
ये फेंट लाइंस दिख रही होंगी आप लोगों को। ये जो मायोफाइब्रिल की जो लाइंस हैं, यही बेसिकली उसकी स्ट्राइएशंस है। और बहुत ब्यूटीफुल आपको ये दिखेगा। क्या एक विजुअलाइजेशन दिख रहा है ना मसल के। देखो ये मसल का एक सेल है, ये देखो उसकी सार्कोलेमा दिख रही है आपको बाहर, और देखो उसको प्लास्टिक की तरह सा पील किया है, देखो मस्त दिख रहा है ना। और उसके अंदर छोटू फाइब्रिल्स है। बट सारे फाइब्रिल्स के हर एक के बैंड, अगर मतलब हर एक के जो छोटे स्ट्राइएशन है वो एक साथ लगा दूंगा तो पूरे के पूरे सेल पे भी दिख रहा है। जो बाहर से मेरे को बैंड्स दिखने लग जाएंगे, और इसलिए जब मैं माइक्रोस्कोप पे देखता हूं तो मुझे स्ट्राइएशन दिखते हैं। अब समझ में आया। और ये जो ये पट्टी दिख रही है आपको, देखो ये थोड़ा डार्क एरिया, फिर लाइट एरिया, फिर डार्क एरिया, फिर लाइट एरिया। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग, विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ये दिखता है आपको डार्क और लाइट बैंड। और साथ साथ ये मिस मत करना कि न्यूक्लियाई बहुत सारे जो मैंने बनाए थे, और न्यूक्लियाई साइड पे चिपके हुए वॉल पे जो मैंने ड्रॉ किए थे थोड़ी देर पहले। डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड, लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड। ठीक है, न्यूक्लियाई को ध्यान से देखना। और यही देखो, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है ऐसा वाला। और जो देखो न्यूक्लियाई कहां बनाए हुए, साइड वॉल पे। ये सब छोटी छोटी चीजों को नोट करते रहना। और ये देखो रियल अपीयरेंस आपको डार्क और लाइट बैंड का ऐसे दिखता है। एकदम क्लियर। इस तरह से न्यूक्लियाई पेरीफेरी पे है, यानी कि साइड्स पे है। अच्छा, सार्कोलेमा क्या है? मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। ये भी एनसीईआरटी से आपको सीधा सीधा सामने सामने मैंने दिखा दिया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या थे? कैल्शियम के आयोन्स थे, और है रादर। माइटोकॉन्ड्रिया भी, भाई माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए कि नहीं चाहिए मसल को आपको काम करने के लिए? बहुत सारी एनर्जी चाहिए ना, तो ऑब्वियसली चाहिए। अब आते हैं भाई, जो हम लोग ए बैंड और आई बैंड की बात करते हैं, जो डार्क और लाइट जोन की बात करते हैं, उसके और डिटेल पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा बैंड जो है आपका, एक थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, ये पूरा मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर, ये जो है ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा मायोफाइब्रिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइट बैंड है और डार्क बैंड है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना। लाइट बैंड के बीच में एक छोटा सा डार्क लाइन है, और डार्क बैंड के बीच में एक छोटी सी लाइट लाइन है। कंफ्यूजिंग? क्या बोला मैंने? पूरा बैंड पट्टी, डार्क वाली बैंड के बीच में क्या, एक पतली सी छोटी सी जगह लाइट वाली भी है, और लाइट वाली पूरे बैंड के बीच में एक छोटी सी जगह डार्क वाली भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। ये लोग ने एक्चुअली, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज, वो मस्त बहुत अच्छी इमेज दी है एनसीईआरटी में। आप देख सकते हो, आपके पास पेज नंबर, आई थिंक एनसीईआरटी की पेज नंबर 305 पे आपको मिलेगी। बट अपने को उससे मतलब नहीं, अपन नीचे वाले पे फोकस करते हैं। जो ये बीच का डार्क एरिया, ये मेरा ए बैंड है। ये जो बीच का पूरा डार्क एरिया दिखा रहा है, ये वाला, ये मेरे को क्या दिखा रहा है? ये ए बैंड दिखा रहा है। आपने नोटिस करा कि ए बैंड के बीच में ये एरिया जो है वो थोड़ा कम डार्क है, कम डेंस है। देख रहे हो? क्योंकि ये यहां पूरा डेंस है, देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, देखो, तो ये पूरा डार्क है। बट डार्क एरिया के बीच में एक पतली सी लाइट जोन आ गया। डार्क एरिया के बीच में पतला सा क्या आ गया बच्चों? लाइट जोन हो गया। उसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। और जो लाइट बैंड था, लाइट बैंड कौन सा था? आई बैंड। उसके बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन आ गई, देखो ये डार्क लाइन आ गई, देखो, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। इसको बोलते हैं जेड लाइन। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनना, आई बैंड इज लाइट बैंड कंटेन्स जेड लाइन। क्या ये बात समझ में आएगी? लाइट बैंड के बीच में एक डार्क लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। समझ में आ रहा है ये बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, ठीक है, इसमें एक्टिन प्रोटीन तो होता है, ये पूरा बैंड लाइट होता है, हैज जेड लाइन इन मिडल, ऐसा लिख देता हूं।
आप बोलोगे ठीक है। बैंड कैसा था? लाइट था। लाइन कैसी थी उसके बीच में? डार्क थी। ओके, तो डार्क बैंड में क्या है? लाइन है कि जोन है? डार्क बैंड के बीच में क्या है? लाइन है। एच लाइन है कि एच जोन है? पतली लाइन नहीं है, थोड़ा सा मोटा, इसलिए जोन बोल दिया। एक पतला होता तो लाइन बोलता, थोड़ा बड़ा है तो जोन बोल दिया। समझा? लाइन एकदम पतली, जोन उससे थोड़ा बड़ा, बैंड उससे थोड़ा बड़ा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? लाइन, जोन, बैंड। क्लियर? ठीक है। तो आई बैंड में जेड लाइन है, ए बैंड में एच जोन है। क्या गया दिमाग में? लाइट बैंड में डार्क लाइन, डार्क बैंड में लाइट जोन। क्लियर? बोलो यस और नो। बढ़िया। डायग्राम देखो, मैं बहुत सिंपल डायग्राम बनाता हूं, आपको पता है मैं वैसे आर्टिस्ट तो हूं नहीं, ठीक है? वैसे मुझे आता नहीं डायग्राम बनाने। समझो मैं ऐसे बना दूं, ठीक है? अच्छा, मान लो मैं ये जो येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये तुम्हारा क्या है? लाइट जोन है, और सॉरी डार्क जोन है, और जो खाली छोड़ दिया वो तुम्हारा लाइट जोन है ना? ऐसा मान लो। विजुअलाइज करो बच्चों। यहां बनाता हूं नीचे, ठीक है ना? इसको मैं इस कलर से बना देता हूं। चलो, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि आपके लिए मैंने यहां पर ये डार्क बैंड, लाइट बैंड ऐसा बना दिया। डार्क लाइट बनाया। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। अब डार्क बैंड के बीच में मैंने एक लाइट एरिया छोड़ दिया। क्या ये आप देख पा रहे हैं? पतला सा लाइट एरिया छोड़ दिया। इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं बोलूंगा एच जोन। इजी? नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। नाउ हाँ ये सर ये तो इजी है, ठीक है? लाइट बैंड के बीच में एक डार्क लाइन मैंने बना दी। इसको लाइन को क्या बोलूं? जेड लाइन। इसको क्या बोलूं? एच जोन। अच्छा, एच जोन एक पूरा जोन है, फिर से याद रखना। एच जोन क्या है? पूरा एक जोन है। तो अब ये स्टेटमेंट बहुत इजी है। ए बैंड के अंदर एच जोन है, आई बैंड के अंदर जेड लाइन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम मस्त था। और थोड़ा आगे जाते, और जूम करता हूं, एच जोन बड़ा दिख रहा है। एच जोन के अंदर और एक छोटी सी लाइन होती है। डार्क के अंदर, लाइट के अंदर डार्क। देखो, समझे कि नहीं समझे? डार्क पूरा बैंड है, उसके अंदर बीच में एक लाइट जोन है, उसके अंदर एक और छोटी सी डार्क लाइन है। अब ये पतली लाइन है, इसको आप बोलते हो एम लाइन। क्या बोलते हो? एम लाइन। इसको बोलते हो एम लाइन। बस ये यहां तक लास्ट, ठीक है? इसके आगे और नहीं, ठीक है? इसको बोलते हो एम लाइन। अच्छा, ये हो गई एम लाइन। चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये हो गई एम लाइन। और लास्ट एक चीज कि जेड लाइन का दूसरा नाम भी है। जेड लाइन का दूसरा नाम है क्राउसीज मेम्ब्रेन। क्या नाम है? क्राउसीज
मेम्ब्रेन. आई नो इट सीम्स लाइक टू मच इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग, यस, बट इसके ऊपर एमसीक्यू भर भर के आते हैं, मतलब भर भर के एमसीक्यू आते हैं. क्राउसेस मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एच जोन के ऊपर आता है, जेड लाइन के ऊपर आता है. जेड लाइन का दूसरा नाम है क्राउसेस मेम्ब्रेन. तो इसके लिए इसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चन आता है. ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल वापस से एक बार जरा देख लेते हैं हम लोग कि हमको क्या क्या सीखने मिला. हमको समझ में आया कि ए बैंड यानी कि जो डार्क बैंड था उसके बीच में एक लाइट जोन था जिसको हमने एच जोन बोला. आप नोटिस करेंगे यहां पे उन्होंने एम लाइन नहीं बनाई है, पर हमने बनाई है कि नहीं. यहां पर एक और लाइन आनी चाहिए ना बीच में, कौन सी, एम लाइन आनी चाहिए एच जोन के बीच में. ठीक है बच्चों, आप ड्रॉ कर लेना अपनी बुक में. ठीक बात. क्राउसेस मेम्ब्रेन, ठीक है ना. ओके. और आपके आई बैंड के बीच में एक डार्क लाइन है जो जेड लाइन है जिसको आप क्राउसेस मेम्ब्रेन कहते हो. ओके. तो अब यहां पर टेक्स्ट बुक की भाषा में ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है. देखो, प्रोटीन्स जो है, एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह अरेंज्ड है पैरेलली. कैसे अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है. ठीक है. एक्टिन इज थिनर. हाउ टू रिमेंबर एक्टिन, ऐसा एक्टिन, बेस्ट वे टू रिमेंबर, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं. एक्टिन इज एक्टिन, पतला है, पतला, और मायोसिन मोटा है, मेरे जैसा है कि नहीं. मेरे को मोटा बोला मारूंगा तुम लोगों को. मैं बोल सकता हूं. एक्टिन क्या है, एक्टिन पतला है, थिनर है, मायोसिन मोटा है. तो दैट्स वाई हम लोग थिन एंड थिक फिलामेंट्स भी बोल सकते हैं. एक्टिन को थिन, मायोसिन को थिक. ठीक है. आई बैंड के इन द सेंटर ऑफ आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक लाइन और इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन दैट बाइसेक्ट्स इट. जेड लाइन का दूसरा नाम मैंने बता दिया. ठीक है. सारे के सारे एक्टिन के फिलामेंट्स किस पे चिपके, इस जेड लाइन पे चिपके. नोटिस करो, देखो, बोलो हाँ या ना. सारे जो फिलामेंट्स है वो इस पे जेड लाइन से चिपके हुए मिलेंगे आपको. देखो ये रहे. ठीक है, ये नोटिस करना. ओके. तो थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन. थिक फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए बैंड. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ लाइन कॉल्ड एम लाइन. देखो इन्होंने लाइन, एम लाइन थियरी में मेंशन किया, डायग्राम में नहीं बनाई है. थियरी में मेंशन किया, डायग्राम में नहीं बनाई, बट यहां पर आप देख पा रहे हो, ये दिख रही है आपको, बहुत फेंट सी लाइन दिख रही होगी बीच में. ये देखो, ये पूरा एक डार्क जोन है तुम्हारा. डार्क जोन के बीच में ये तुम्हारा एच, डार्क बैंड के बीच में एच जोन है, और एच जोन के बीच में ये लाइन सब बच्चों को दिख रही होगी. अभी ड्रॉ किया तो विजुअलाइज कर पा रहे हो. हाँ दिख रही है ना. ये मजेदार चीज है, ये एम लाइन है. इसी में मार्क करके रख दो, ये भी अच्छा रहेगा. इसमें ऐसे मार्क कर दो इसको, ये रही आपकी, ये आपकी एम लाइन हो गई, है ना. ये पूरा आपका एच जोन हो गया, है ना. ये पूरा आपका डार्क बैंड हो गया. यस. फिर ये पूरा आपका लाइट बैंड हो गया, है ना. सॉरी, ये आपका लाइट बैंड हो गया, और ये आपकी जेड लाइन हो गई. सारी चीजें मार्क कर लिया आपने, किसके अंदर क्या है पता चल गया. ओके. फिर ए एंड आई बैंड्स कैसे हैं, ऑल्टरनेटली हैं ऑब्वियसली. द पार्ट ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू, नाउ दिस इज द पूरे पैराग्राफ का या पूरे चैप्टर का आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन. कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से तो हर गधे बच्चों को एक लाइन तो जरूर आती है. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स is the functional unit of muscle and is called as sarcomere. functional unit of muscle क्या है, functional unit of muscle क्या है, functional unit of muscle है sarcomere. क्या है वो, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस. ये देखो, ये रहा दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस, सार्कोमियर. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंथ छोटी होगी, सार्कोमियर की लेंथ छोटी होगी, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि दो जेड लाइन नजदीक आ जाएगी. समझ रहे हो बात को. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस एंटायर थिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इस चैप्टर में कुछ ना आए
तो भी ये आना चाहिए, और ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस क्या है बच्चों? सार्कोमियर है। तो इस डायग्राम में ये रही तुम्हारी एक जेड लाइन, ये रही तुम्हारी दूसरी जेड लाइन, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तुम्हारा सार्कोमियर हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक कंप्लीट।